10 अक्टूबर 1962। लोकेशन थंगला रिज। सुबह के 8 बजे थे और इंडियन सोल्जर्स अपनी डेली रूटीन शांति से कर रहे थे। चारों तरफ शांति थी और फिर अचानक से होता है ये। And invade our sacred land. The army suffered reverses in the face of overwhelming odds as wave after wave of Chinese overflowed their positions. In 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. Nehru was shocked. एक तरफ चाइना के 600 से भी ज़्यादा सोल्जर्स कंटिन्यूअस अटैक किए जा रहे थे, उनके पास एडवांस आर्म्स एंड एम्यूनेशंस थी, और दूसरी तरफ सिर्फ 56 इंडियन सोल्जर्स थे जिनके पास एक पुरानी राइफल थी और लिमिटेड बुलेट्स थी। लेकिन इंडियन सोल्जर्स के पास जुनून, जज्बा और देश प्रेम था, जिसके वजह से 56 इंडियन सोल्जर्स 600 चाइनीज सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन सुबह के 9:30 बजे चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से मोर्टार फायरिंग स्टार्ट की जाती है, जिसका जवाब इंडियन सोल्जर्स के पास नहीं होता, और तीनों डायरेक्शन से चाइनीज सोल्जर्स के हैवी बम्बार्डमेंट के चलते हेल्पलेस इंडियन सोल्जर्स देखने के अलावा कुछ भी और नहीं कर सकते थे। इंडियन आर्मी इतने लार्ज स्केल अटैक के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। 1962 के साइनो इंडियन वॉर आज़ाद भारत की पहली लड़ाई थी जिसमें भारत बुरी तरह से हारा था, और इसके बहुत से कारण थे। इसमें पॉलिटिकल फेलियर, मिलिट्री फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर के साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन्स थे, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी जिसे अगर भारत नज़रअंदाज नहीं करता तो ये लड़ाई भी भारत के पक्ष में होती। कैसे चाइना भारत को एक के बाद एक धोखा देता चला गया, और वॉर के बाद भारत ने किन किन हिस्सों को खो दिया और किन हिस्सों को वापस लिया गया, चलिए सारी चीज़ें शुरुआत से जानते हैं। ईयर 1947। इंडिया में ब्रिटिश क्राउन खत्म हुआ और भारत इंडिपेंडेंट हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और ईयर 1949। चाइना एक लंबे सिविल वॉर से गुजरने के बाद एक कम्युनिस्ट स्टेट बनता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू बिल्ड फ्रेंडली रिलेशन विद चाइना, क्योंकि चाइना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो चुका था और दोनों देश वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ थे। उस समय के इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू चाइना के साथ मिलकर एशिया को यूनाइट करना चाहते थे, जिससे सोवियत यूनियन और यूएसए जैसे सुपर पावर्स को काउंटर बैलेंस किया जा सके। और इसी वजह से 1950s में प्रधानमंत्री नेहरू चाइना को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट देने के लिए वकालत भी किए थे। लेकिन नेहरू की यह फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट फेलियर रही, जिसकी कीमत भारत आज भी चुका रहा है, और आज भी भारत को परमानेंट मेंबरशिप पाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 1954 में पीएम नेहरू चाइना का दौरा करते हैं, और उस समय के चाइनीज़ प्रेसिडेंट माओ जेडोंग उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत करते हैं, और यहीं से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी पॉपुलर हुआ। दोनों कंट्रीज़ के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स ब्रिटिश इंडिया के समय से ही थी, लेकिन इस समय तक टेंशन्स इतने ज़्यादा एक्सेलेरेट नहीं हुए थे कि वॉर जैसी कंडीशंस पैदा हो। और नेहरू के इस दौरे के बाद 1954 में ही दोनों देश के बीच पंचशील एग्रीमेंट भी साइन की जाती है। इस एग्रीमेंट में 5 पॉइंट्स थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंड पॉइंट, जिसमें एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करने की बात थी, और आगे जाकर चाइना से बिगड़ते रिलेशंस का रीजन भी यही पॉइंट है। 1950s में चाइना और इंडिया के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट था, लेकिन 1954 तक माओ जेडोंग ने तिब्बत को इन्वेड कर लिया था, और अब चाइना डायरेक्ट इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता था। 1956 तक चाइना इंडिया के किसी भी टेरिटरी पर अपना दावा नहीं करता था, लेकिन चाइना के मैप्स में हमेशा भारत की 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्लेम की जाती थी। समय बीतता गया और समय के साथ चाइना का अत्याचार भी तिब्बत के लोगों में बढ़ता गया, और 1959 में तिब्बत में रिलीजियस हेड दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में पहुंचे, और भारत में इन्हें शरण दिया गया, और चाइना को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चाइना के हिसाब से भारत उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा था, जो कि पंचशील एग्रीमेंट के पॉइंट नंबर 2 का वोलेशन था, और यहीं से दोनों देश के बीच रिलेशंस खराब होने शुरू हो गए।
दलाई लामा को रेफ्यूजी बनाने से चाइना चिढ़ा हुआ जरूर था, लेकिन भारत को धोखा देने का प्लान चाइना इससे 2 साल पहले 1957 में ही शुरू कर चुका था। चाइना 1957 में ही लद्दाख के रीजन्स में सड़क बनाना शुरू कर चुका था और ये बात भारत को तब पता चली जब रोड पूरी तरह से बन चुका था और इंडिया के लिए ये एक ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर था। और दलाई लामा को शरण देने के बाद चाइना खुलकर लद्दाख और NEFS, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहाँ बहुत से इलाकों में अपना क्लेम करना शुरू कर दिया। उस समय चाइनीज़ प्रीमियर जो इन लाई भारत के किसी भी हिस्से पर कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन चाइनीज़ मैप्स में भारत के हिस्सों को हमेशा क्लेम किया जाता था और चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चुपचाप लद्दाख के इलाकों में सड़क भी बनवाए जा रहे थे। और दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म तब हुए जब सोवियत यूनियन ने भारत को सपोर्ट किया और माओ जेडोंग को ब्लेम किया। इसे चाइना भारत की एक बुरी चाल समझता है और विरोध में NEFA के बाउंड्री मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर देता है और पूरा अरुणाचल प्रदेश में ही अपना क्लेम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच चाइनीज़ प्रीमियर जोई इनलाई नेहरू को ऑफर देते हैं कि अगर वे अक्साई चीन से अपना क्लेम हटा लें तो चाइना भी अरुणाचल प्रदेश से अपना क्लेम हटा लेगा। लेकिन PM नेहरू इसे सीधा ही रिजेक्ट कर देते हैं और इसके बाद PM नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत करते हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ में पेट्रोलिंग शुरू की जाती है। हिस्टोरियंस एंड एक्सपर्ट के हिसाब से नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी ही वो कारण थी जिसके बाद 1962 की लड़ाई एक बड़ा रूप लेना शुरू करने लगा। PM नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू होते ही इंडियन ट्रूप्स कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ में आउटपोस्ट बनाना शुरू करने लगे और इसके जवाब में चाइना ने भी अपने ट्रूप्स भेजने शुरू कर दिए और 10 जुलाई 1962 में चाइनीज सोल्जर्स लेह के चुशुल एरिया में घुस गए। और इसके बाद PM नेहरू इंडियन सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि वो चाइनीज सोल्जर्स को पुशबैक करें और ज़रूरत पड़ी तो फायरिंग भी करें। अब इसके बाद इंडिया ने अपना स्टैंस बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था कि अपने एरियाज़ को सिक्योर किया जाए, लेकिन चाइना बिल्कुल भी चुप नहीं बैठता है और अगस्त 1962 में चाइना थंगला रिज में अपने सोल्जर्स बढ़ाने लगा और सितंबर आने तक 600 ट्रूप्स भेज चुका था और 10 अक्टूबर 1962 को इंडिया के 56 सोल्जर्स के सामने 600 चाइनीज ट्रूप्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 घंटे के अंदर ही एडवांस वेपन्स के साथ 3 डायरेक्शन से चाइनीज ट्रूप्स इंडियन सोल्जर्स को घेर लेते हैं। इंडियन सोल्जर्स नंबर में तो कम थे ही, ऊपर से उनके पास सिर्फ पुरानी राइफल थी, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके थे और यहीं से 1962 के वॉर की शुरुआत हुई। इंडिया इस अटैक के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था और ब्रिगेडियर JS ढिल्लों भी यही मानते थे कि चाइना छोटे मोटे क्लेसेस करेगा और इंडिया के साथ वॉर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और 10 अक्टूबर के हमले के बाद इंडियन सोल्जर्स के पास प्रिपेयर करने का भी टाइम नहीं था और इसके 10 दिन बाद 20 अक्टूबर को 150 गन्स और मोर्टार्स के साथ चाइनीज सोल्जर्स फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इस हमले में इंडियन आर्मी की 7th ब्रिगेड पूरी तरह से खत्म हो गई थी और 493 जवान भी शहीद हो चुके थे। और एक दिन के अंदर ही चाइनीज़ फोर्सेस अपने सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले लेती है और इसके बाद भी चाइनीज़ फोर्सेस रुकती नहीं है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में घुस जाती है और इंडियन फोर्सेस यहां से विड्रॉ कर लेती हैं क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वेस्टर्न सेक्टर में दौलत बेग ओल्डी, चिपचैप वैली और गलवान पोस्ट में भी कब्जा होने लगता है और साथ ही पेंगोंगसो लेक भी चाइनीज़ कब्जे में आ जाती है। लेकिन इस वॉर की सबसे ब्रेव लड़ाई चुशुल में होती है। 14,000 फीट की ऊंचाई में यह बैटल ऑफ रेजांगला हुई। यहाँ मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 117 इंडियन सोल्जर्स चुशुल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। 18 नवंबर की सुबह चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन सोल्जर्स का कड़ा जवाब भी मिलता है और चाइना के 2 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, लेकिन तीसरी बारी में भारी नंबर्स में आर्टिलरी फायर की जाती है और इस बार चाइनीज सोल्जर्स सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये लड़ाई लास्ट मैन स्टैंडिंग लड़ाई थी जिसमें इंडियन सोल्जर्स अपने आखिरी दम, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े और इसी वजह से मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा जख्मी हुए, लेकिन पीछे हटने की बजाय उसी हालत में लड़ते हुए शहीद हो गए। चाइनीज सोल्जर्स भारत में घुसती जा रही थी और तभी PM नेहरू इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्ट करने के साथ ही अमेरिका से मदद मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन 21 नवंबर में चाइना जंग रोक देती है और विक्ट्री डिक्लेयर कर देती है। चाइनीज फोर्सेस मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर दूर विड्रॉ कर लेती है और चुशुल एरिया से भी पीछे हट जाती है, लेकिन अक्साई चीन इंडिया से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। चाइना के हिसाब से वो इंडिया में इन्वेड नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने क्लेम्ड एरिया को कैप्चर कर रहे थे। एक जीती हुई वॉर में चाइना अपने सैनिकों को विड्रॉ कर लेता है और इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स थे, लेकिन मेनली 2 सबसे बड़े रीजन्स थे, जिसमें पहला अमेरिका इंडिया की मदद करने के लिए राजी हो गया था
और दूसरा, वॉर लोकेशंस में कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती थी और वहाँ चाइनीज़ सोल्जर्स को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता था और वहाँ टिके रहना पॉसिबल नहीं था। लेकिन चाहे जो भी हो, ये पहली वॉर थी जिसमें भारत की लापरवाही और अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से भारत सिर्फ लड़ाई ही नहीं हारा बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा भी खो दिया। वॉर का रिजल्ट भले ही इंडिया के फेवर में नहीं आया, लेकिन इस वॉर के बाद भारत ने अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही दूसरी कंट्रीज़ में रिलाई होने के बजाय सेल्फ रिलायबल बनना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई से हमेशा नुकसान ही होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि लड़ाई आपको मजबूत भी बनाती है, जो कि इंडिया के साथ हुआ। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का इन्फ्लुएंस है।